हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्युबिलिटी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने दो केसेस डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड एंड नेक्स्ट वन इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, राइट। तो जो ये नेक्स्ट केस है इसमें हमने हेनरीज लॉ भी पढ़ना है, राइट। तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स जो है डिस्कस करते हैं, राइट। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का क्या मीनिंग है? व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड कंटिन्यूसली टू अ लिक्विड सॉल्वेंट, द सॉल्यूट keeps on dissolving and the concentration of solution keeps on increasing. This process is called dissolution. देखिए, हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, राइट। जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये कंटेनर लिया है और इसमें हमने लिक्विड सॉल्वेंट दैट इज़ वाटर ऐड किया हुआ है, जिसका वॉल्यूम फिक्स है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जो है शुगर दैट इज़ सॉलिड सॉल्यूट इसे जो है डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ये सॉलिड सॉल्यूट इसमें ऐड करते जाएंगे तो ये जो है इस लिक्विड सॉल्वेंट में कंटिन्यूसली डिज़ोल्व होता रहेगा, राइट। तो इट मीन्स जो ये सोल्यूशन है, अगर ये कंटिन्यूसली इसमें डिज़ोल्व होता रहेगा तो ये सोल्यूशन हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। और जो ये शुगर दैट इज़ सॉलिड सॉल्यूट इस लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिसोल्यूशन, राइट। क्या कहा जाता है इसे? डिसोल्यूशन कहा जाता है। तो वही हम यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड कंटिन्यूसली टू अ लिक्विड सॉल्वेंट, द सॉल्यूट कीप्स ऑन डिज़ोल्विंग। सॉल्यूट क्या होता है? डिज़ोल्व होता रहता है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? डिसोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। तो कंसंट्रेशन का मीनिंग जैसे कि हम जानते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि हमारे पास कितना सॉल्यूट जो है प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज़ नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इस फॉर्मूले से क्लियर है कि सॉल्यूट का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में, राइट, सॉल्यूट का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की। सो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रोसेस आ जाएगा हमारे पास एट इक्विलिब्रियम, कि हमारे पास जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, ठीक है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाएगा। मतलब कि एक स्टेज आ जाएगी कि अब ये सॉलिड सॉल्यूट जो है इसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा सॉल्यूट आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, क्रिस्टल आउट हो जाएगा। तो ये स्टेज जो है इक्विलिब्रियम स्टेज होगी, कि जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि एट इक्विलिब्रियम जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, जो मतलब कि सॉलिड सॉल्यूट जो है कंटिन्यूसली डिज़ोल्व हो रहा था लिक्विड सॉल्वेंट में, अब वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा सॉल्यूट क्या हो जाएगा, क्रिस्टल आउट हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इट मीन्स अब क्या बन चुका है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है। सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने क्या बताया था, व्हेन एक्स्ट्रा सोल्यूट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, तो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। एट इक्विलिब्रियम क्या बन चुका है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है, कि अब एक्स्ट्रा सोल्यूट जो है लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड when no more solute dissolve at given temperature, crystallization occur, the solution at this stage is called saturated solution, right। तो अब हम जो है
सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने आपको जो ऊपर डेफिनेशन बताया ये डिसोल्यूशन का डेफिनेशन था कि हम डिसोल्यूशन किसे कहते हैं कि जब सॉलिड सल्यूट जो है ऐड किया जाए कंटिन्यूसली लिक्विड सॉल्वेंट में और वो सॉलिड सल्यूट डिज़ोल्व हो जाए और सोल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती रहे, प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन। एक स्टेज आ जाती है कि अब एक्स्ट्रा सल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है और वो सोल्यूशन क्या बन चुका है, सैचुरेटेड बन चुका है, राइट। पहले अनसैचुरेटेड था, अब सैचुरेटेड बन चुका है। तो इसी तरीके से अब हम जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, सॉलिड सल्यूट, the maximum amount of solid solute in grams which can dissolve in 100 gram of the liquid solvent to form saturated solution at that particular temperature is called solubility of solid in liquid। के 100 ग्राम ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट है हमारे पास, उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सल्यूट कितना डिज़ोल्व हो सकता है ताकि वो क्या बने, सैचुरेटेड सोल्यूशन बने, राइट। तो टेम्परेचर कोई ना कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, उसे कहा जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, राइट। अब देखिए हम फिर से, जैसे हमने ये कंटेनर लिया, इसमें हमने 100 ग्राम जो है सॉल्वेंट लिया हुआ है, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसमें जो है सॉलिड सल्यूट दैट इज़ शुगर इन ग्राम जो है डिज़ोल्व कर रहे हैं और ये क्या बन रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है, तो उसे हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, राइट। तो अब कुछ फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, राइट। तो देखिए सबसे पहला फैक्टर दैट इज़ नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉल्युबिलिटी के लिए, नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो एक गोल्डन रूल है, लाइक डिज़ोल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में ही डिज़ोल्व होगा, राइट। जो जैसा है वो वैसे में ही क्या होगा, डिज़ोल्व होगा, राइट। तो देखिए हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जिन्हें हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। अब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये पोलर होते हैं, राइट, ये पोलर होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, राइट। और नॉन आयनिक कंपाउंड जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, राइट, ये सॉल्युबल होंगे किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, राइट। पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल हमारे पास जैसे वाटर है, राइट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे हमारे पास क्या है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, राइट। अब देखिए NaCl हमारे पास क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वाटर भी क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो दोनों पोलर हैं तो लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो जैसे हमारे पास 1 लीटर पानी है, वी हैव 1 लीटर वाटर, तो 1 लीटर वाटर में जो है, 1 लीटर पानी में जो है 5.3 मोल्स NaCl जो हैं क्या हो रहे हैं, डिज़ोल्व हो रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर हम वाटर ले रहे हैं, 1 लीटर वाटर ले रहे हैं, राइट, वी हैव 1 लीटर वाटर, इसमें अगर हम शुगर डिज़ोल्व कर रहे हैं, शुगर एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो 3.8 मोल शुगर जो है इसमें डिज़ोल्व होगा। तो देखिए शुगर नॉन पोलर था, ये पोलर था, तो जितना ज़्यादा NaCl डिज़ोल्व हुआ है, NaCl जो है 5.3 मोल डिज़ोल्व हुआ है 1 लीटर वाटर में, लेकिन शुगर जो है कम डिज़ोल्व हुआ है, राइट। तो ये डेटा जो है इससे हम समझ सकते हैं कि लाइक डिज़ोल्व क्या है, लाइक, राइट। I2 दैट इज़ आयोडीन, ये भी क्या है हमारे पास, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, तो ये भी क्या होगा, इट इज़ मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर आते हैं देन इन वाटर, तो वाटर के अंदर आयोडीन उतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होगा, राइट। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास NaCl क्रिस्टल है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एनाइन का साइज़ लार्ज होता है, कैटाइन का स्मॉल होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरीके से हमने NaCl का क्रिस्टल बनाया है। तो इन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अंडरस्टूड।
अब देखिए हमारे पास क्या है, वाटर क्या है, HOH, राइट। अब वाटर क्या है, इसमें भी देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 के आसपास और हाइड्रोजन की 2.2 के आसपास है। तो ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। अब जो ही हमने NaCl को वाटर में डिज़ोल्व किया तो क्या होगा हमारे पास कि जो सोडियम क्लोराइड का पॉजिटिव पार्ट है, जैसे Na पॉजिटिव है, इट विल बी सराउंडेड बाय वाटर, नेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर। जैसे ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट है, ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव पार्ट है, ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव पार्ट है, ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वाटर का नेगेटिव पार्ट, सोडियम क्लोराइड का पॉजिटिव पार्ट, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, राइट। तो जब NaCl इट इज सराउंडेड, इट विल बी सराउंडेड बाई वाटर, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी दैट इज़ नोन एज, जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज़ नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी, दैट इज़ नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। इट मीन्स जो वाटर था, वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है ऑक्सीजन, इसने जो है Na पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन की, राइट। और जो Na और Cl माइनस का अट्रैक्शन था उसको क्या कर लिया, तोड़ लिया, ठीक है। इस वाटर ने आके इस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की अट्रैक्शन को तोड़ा, क्या किया, यहाँ से इस अट्रैक्शन को कम कर दिया और ख़ुद जो है ये नेगेटिव पार्ट इस Na पॉजिटिव के साथ क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, राइट। इसी तरीके से Cl नेगेटिव के साथ जो है वाटर के पॉजिटिव पार्ट जैसे हाइड्रोजन, इसके साथ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पार्ट के साथ हाइड्रोजन क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि ये क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हुए, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हुए तो स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज़ होगी ड्यू टू स्टेबिलिटी, इसे क्या कहा जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पे भी क्या है ये, दिस इज़ हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। तो याद रखना है कि जो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन जो वाटर में है, ये इनको हम हाइड्रेटेड आयन्स बोलेंगे, राइट। और ये NaCl वाटर में इसलिए सॉल्युबल है क्योंकि जो वाटर का जो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है, इट विल बी ग्रेटर, इट इज़ ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे ये 1 मोल NaCl है, तो अगर इसको Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में सेपरेट होना है तो जो एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है इसको आयंस बनने के लिए, दैट इज़ नोन एज लैटिस एनर्जी, राइट। यहाँ पे जो इनके बीच में अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ऑफ दी NaCl, दिस इज लैटिस एनर्जी। लेकिन जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर के कारण इनकी अट्रैक्शन क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो उस जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो किसी भी कंपाउंड जैसे सॉलिड सल्यूट है, इसको अगर लिक्विड में डिजोल्व होना है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। किससे, लैटिस एनर्जी से। NaCl के पास क्या है, लैटिस एनर्जी है, वाटर की क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। तो जब वाटर में डिजोल्व करेंगे NaCl को तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ओवरऑल ज़्यादा होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से, तभी जाके NaCl वाटर में क्या होगा, डिजोल्व होगा। सो फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट द हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, राइट। अब जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देखते हैं। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है, हमारे पास दो केसेस बनते हैं, एक बनता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, राइट, और दूसरा बनता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, दोज सॉल्यूशंस हु सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगी। वो कौन सा केस होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का या एंडोथर्मिक सॉल्यूशंस, जैसे सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये हमारे पास इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर, राइट। क्या है, एंडोथर्मिक इन नेचर है। तो जब हमने सल्यूट को सॉल्वेंट में यहाँ पे डिज़ोल्व करेंगे तो हमें हीट भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम हीट देंगे, राइट, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम जो है अमाउंट में सल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होगा सॉल्वेंट में और क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जो रिएक्शन होगा इट विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी अकॉर्डिंग टू द चैटलियर्स प्रिंसिपल, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट केस है दैट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक सॉल्यूशंस।
जहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में सीरियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, राइट। तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, वी हैव सल्यूट, वी हैव सॉल्वेंट। जब इन्हें हम डिज़ोल्व करेंगे, मिक्स करेंगे आपस में, तो सोल्यूशन बनेगा और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, रिलीज़ होगी, राइट। बाय नेचर क्या होगी, हीट रिलीज़ होगी यहाँ पे। अब क्या होगा, जितनी ज़्यादा यहाँ पे हीट रिलीज़ होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा यहाँ पे हीट रिलीज़ होगी तो यहाँ की क्या होगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा अकॉर्डिंग टू ली-चाटलेट प्रिंसिपल। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट एक टेम्परेचर है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू ली-चाटलेट प्रिंसिपल। थर्ड केस यहाँ पे बनता है कि दो सबस्टेंसेस हुज सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है, राइट। इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से ना ही कम होती है ना ही बढ़ती है। जैसे सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है, अगर टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो ये जो है एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर इसी एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट का टेम्परेचर बिलो 32.4 डिग्री सेल्सियस है तो ये एग्जिस्ट करता है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट के फॉर्म में। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, एबो एंड बिलो वाला जो टेम्परेचर है, इसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ज़्यादा होने पे सबस्टेंस का अलग फॉर्म होता है और कम होने पे सबस्टेंस का अलग फॉर्म पाया जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर हम यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो है हमारे पास ग्राफ जो है इस तरह का था, क्योंकि यहाँ दो केसेस बनते हैं। सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होगी, यहाँ पे टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और एक जो क्या आता है, एक आता है ना ही इंक्रीज़ होती है ना ही डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, ये आ गया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, और यहाँ पे ना ही एंडोथर्मिक है ना ही एक्सोथर्मिक है। तो ये कर्व टाइप में हमें ग्राफ जो है मिलता है, राइट। तो ये सोल्यूशन चैप्टर चल रहा था हमारा, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो है डिस्कस कर लिया है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ लिया है। अब हम आज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है सॉलिड्स का लिक्विड्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे, राइट। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स पढ़ने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल ये माइंड मैप है इस चैप्टर का, कि सोल्यूशन चैप्टर से हमने स्टार्ट किया है और हमने गैसियस सॉल्यूशंस भी पढ़ा, हमने लिक्विड सॉल्यूशंस भी पढ़ा, हमने जो है सॉलिड सॉल्यूशंस भी पढ़ा। इसके बाद हम जो है जिस टॉपिक में मूव किए दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी पे आ गए हम। कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने के बाद सबसे पहले तो हम इस सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन टर्म्स पे आए। हमने वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज हमने पढ़ लिया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्युबिलिटी पे आए हैं, और सॉल्युबिलिटी में भी सॉलिड इन लिक्विड, जहाँ पे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, क्योंकि सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, राइट। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन देखा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इतना सा हम जो है अभी तक पढ़ चुके हैं, राइट।